हाँ बच्चों, आज आप पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या मतलब होता है इसका बेसिक प्रॉपर्टीज? देखते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब उसमें से आपको एक बताना है कि पॉइंट चार्ज, व्हाट इज पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली आपके सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। आप जब न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें अगर इतना सा एक वर्ड आएगा पॉइंट चार्ज, उसमें अगर आप पढ़ेंगे, अगर पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है और कहीं पे पॉइंट चार्ज नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, कहीं भी, तो क्या होता है, पूरा क्वेश्चन का सेंस ही बदल जाता है। आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो पहले समझते हैं पॉइंट चार्ज ये होता क्या है, तो कैसे होता है पॉइंट चार्ज, कैसे बनता है। अच्छा, पॉइंट चार्ज को थोड़ा देर छोड़ देते हैं, पॉइंट समझते हैं ये पॉइंट क्या होता है। हमने देखा है कि इन केस कोई एक ट्रेन है, अगर वो ट्रेन काफी बड़ी है, वो स्टेशन पर खड़ी है, तो क्या हम उसको एक पॉइंट मान सकते हैं? इम्पॉसिबल, नहीं मान सकते ना, क्योंकि उसका जो साइज है स्टेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। पर अगर वही ट्रेन, अगर मैं कहूं कि जम्मू से कन्याकुमारी जा रही है और उस पूरी डिस्टेंस में जम्मू से कन्याकुमारी जा रही है, तो उतनी डिस्टेंस में अगर उस ट्रेन की लंबाई में देखूं, अब वो पॉइंट मानी जाएगी। हाँ, इतने लंबी डिस्टेंस को आप यहां दिखाओगे, वो ट्रेन की लंबाई उसके सामने कुछ भी नहीं है। 2000 किलोमीटर के सामने वो एक पॉइंट है। तो आप समझ गए कि पॉइंट हमने इसे पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अब हम देखते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी बॉडी बहुत ही छोटी होती है, बॉडी उसकी बहुत ही छोटी होती है उसके चार्ज के कंपैरिजन में। इस पे अगर चार्ज ज्यादा है और बॉडी बहुत छोटी है तो उसे हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ये आपको क्लियर हो गया? अब हमें पॉइंट चार्ज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि एक है बॉडी ए, एक है बॉडी बी, ठीक है। इस पे चार्ज है 5 कूलम का, इस पे चार्ज है 3 कूलम का, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। या कह सकते हो आप कि इस पे 5 का, इस पे 25 मान लेते लो, ये इस पे 25 कूलम का, इस पे 5 कूलम का चार्ज है। अब क्या ये दोनों आपस में बॉल्स अट्रैक्ट करेंगी? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप आज करेंगे, कल क्लास में आपको बताऊंगा मैं कि इसका एक्चुअल क्या आंसर है। और मैंने यहां पर ध्यान दीजिए, इन दोनों को मैंने पॉइंट चार्ज नहीं बोला है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। उसको आप दो तरह से करेंगे। एक में मैं बोलता हूं पॉइंट चार्ज, मैं दो बॉडी है, एक पे 5 कूलम, एक पे 25 कूलम, और दोनों ही पॉइंट चार्ज है। एक में क्या करें, पॉइंट चार्ज नहीं है। अब दोनों के आंसर क्या क्या होंगे इसके, आपको ये हमेशा बोर्ड में आता है। चलिए, तो हमने समझा अभी कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। अब हम एक चीज और देखते हैं। कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर पहले हमने चार्ज दिया 1 कूलम का, फिर दे दिया 2 कूलम का, फिर 8 कूलम का चार्ज दे दिया इसको। अब इस पे पूछा गया कि टोटल चार्ज इस पे कितना है। लेट इट बी Q1 इक्वल टू 1 कूलम, Q2 इक्वल टू 2 कूलम, Q3 इक्वल टू 8 कूलम। ये इतने सारे हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है। इसमें क्या होगा, इस पे टोटल चार्ज होगा इसका सिंपल सम, यानी कि 11 कूलम। तो चार्जेस हमेशा अलजेब्रिक सम होते हैं और सिंपल सम होते हैं। इसमें सब चार्जेस पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव।
अगर किसी में हम नेगेटिव कह दें कि हाँ ये -8 है, तो उसका एल्जेब्रिक सम जो आएगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, ये आएगा आपका -5। तो अभी हमने सीखा है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब हम देखेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज हमारा कंजर्व है, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। ना तो चार्ज उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, बल्कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की तरह से। अब आप देखोगे कि एटम बम में क्या होता है। एटम बम जो आजकल बात चल रही है आपका रशिया और यूक्रेन में कि हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, इसको हम एटम बम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसके अंदर भी आपका चार्जेस जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आपने अभी बोला है कि चार्ज तो कभी ना तो नष्ट होते हैं ना उत्पन्न होते हैं, आपने अभी बोल दिया, जस्ट अभी बोल दिया कि चार्ज वो एटम बम में डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई ना। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या मतलब है। एटम बम में क्या होता है कि चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपके पास नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इसके बहुत हजारों लाखों टुकड़े हो जाते हैं। इट मीन्स, और जो टुकड़े होते हैं वो टुकड़े एक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा, अभी तक तो इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं है और हम उसके टुकड़े कर रहे हैं, लाखों करोड़ों टुकड़े कर रहे हैं, और उसके बाद उसको लाइट की स्पीड से भेज भी रहे हैं। तो ये बात एक्चुअल बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन के उसमें टुकड़े हो जाएंगे, हजारों के लाखों करोड़ों टुकड़े हो जाएंगे, उसके सारे टुकड़े उसके लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, उसके बाद जो हमें दिखे मिलेगा वो मिलेगा एनर्जी। ये इक्वेशन आपने पढ़ी है हाई स्कूल में और पहले पढ़ चुके हैं आप। इसको बोलते हैं E = mc²। पढ़ा है सबने। इसका मतलब यही हुआ, जो एनर्जी मिलेगी वो E है, m है इलेक्ट्रॉन का मास, c जो मैंने बताया आपको लाइट की स्पीड से वो टुकड़े चलेंगे, दैट इज c, उसका स्क्वायर। इसका मीनिंग आपको आज पता लगा होगा। E = mc², द टोटल एनर्जी आपकी ये बनेगी। तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन के इतने टुकड़े कैसे हो जाएंगे, जिस इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी भी माइक्रोस्कोप से देखा नहीं गया है। अभी तक हम इतने बड़े बड़े माइक्रोस्कोप बना चुके हैं पर इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाए। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है और वो टूटेगा कैसे। इलेक्ट्रॉन तो अभी हमने पहले पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन को तो कभी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन टूटेगा कैसे देखते हैं। अब आपको थोड़ा एक बात और नहीं बताने वाले हैं जिसको आपको सुनकर अचंभा होगा। अक्सर ये बोर्ड में आता भी है, एग्जाम्स में आता भी है कि हमने ये पढ़ा है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात पता आपको। प्रोटॉन यानी कि इसको मैं दिखाता हूं इस तरह से कि ये मेरे पास कुछ बॉल्स हैं प्रोटॉन्स की, ये मैंने इसको कर दिया है शेडेड, और ये न्यूट्रॉन्स हो गए। ऐसे ही न्यूक्लियस होता है, कुछ प्रोटॉन कुछ ये, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। वेरी गुड। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया। अब जब ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के दो हिस्से हो जाएंगे, जब दो हिस्सों में टूट जाएगा तो क्या होगा, तो यहां पर आप देखें, इसके यहां पे इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और न्यूक्लियस आधा यहां पे आधा यहां रह गया।
इसके दो हिस्से कर दिए गए, और इसके अंदर जो प्रोटॉन्स थे वो प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, किसी को मालूम है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? एक्चुअली हमने सबने पढ़ा है कि प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, पर वो क्यों होता है उसका मेन आंसर ये है कि जो प्रोटॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे न्यूट्रॉन में चार्ज होता है ऐसे प्रोटॉन में चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन कोई चार्ज नहीं होता। रुकिए रुकिए बताता हूं। प्रोटॉन के ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल होता है, प्रोटॉन के साथ एक छोटा सा पार्टिकल होता है, अटैच होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सब कह रहे होंगे हाँ सर ये क्या नया पढ़ा रहे होता है, आज तक कभी हमने पढ़ाई नहीं, जब तक हाई स्कूल से लेकर तक बड़े हो गए इंटर तक आ गए, अभी तो आप भी बता रहे हो ऐसी बात, कोई और बताता भी नहीं है। बच्चों आपकी बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, आप सब मिलेगा, और एग्जाम में आया हुआ है। इसको बोलते क्या है, इसका नाम सबने सुना होगा, इस पार्टिकल नाम सबने सुना होगा, पर ये पार्टिकल होता क्या है नहीं मालूम। ये पार्टिकल प्रोटॉन से अटैच होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन कोई चार्ज नहीं होता, वो प्रोटॉन से हमेशा अटैच रहता है, और वो इतना जोर से अटैच रहता है उसको हटाना इम्पॉसिबल, लाइक इम्पॉसिबल होता है, लाइक इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, लाइक इम्पॉसिबल। तो इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। नाम सुना है, सबने सुना है, आपके एग्जाम में आया हुआ है खूब। तो अब देखते हैं होता क्या है। यहां पर न्यूक्लियस फिशन हुआ, न्यूक्लियस दो भागों में हुआ, तो उस केस में ये आपका पॉजिट्रॉन जो है उस केस में जब न्यूक्लियर फिशन होता है तो उस केस में ये पॉजिट्रॉन प्रोटॉन से अलग हो जाता है, ये पॉजिट्रॉन प्रोटॉन से अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग, इंडिपेंडेंट हो जाता है उस समय जिस समय न्यूक्लियर फिशन होता है। और ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों का वेट लगभग बराबर है, तो एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों आपस में अपोजिट चार्ज है, तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों वेट बराबर, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। अब वो अलग हो चुका है। अब एक बात देखिए कि कभी आपने देखा है, अभी ट्रेन की टक्कर हुई थी, दो बड़ी बड़ी ट्रेन आई, बस में टकरा गई, क्या हुआ, पर चढ़ गए। उनकी स्पीड कितनी थी, 120 बस। इनकी स्पीड पता है कितनी है, सोचिए, इनकी स्पीड कई लाख किलोमीटर पर आवर होती है जिस स्पीड से आपस में आते हैं। तो उस स्पीड से आने पे इनके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के और पॉजिट्रॉन के दोनों के परखच्चे उड़ जाएंगे। अब परखच्चे उड़ जाएंगे यानी कि उसके जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, और वो वहां पे आपको क्या दिखेगा, चमक दिखेगी। जब टकराएंगे आपको पार्टिकल दिखेंगे, आपको दिखेगी बहुत तेज लाइट, बहुत तेज रोशनी, जो ये ई होगी। तो यानी कि उस केस में आपके एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन ये दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। इस टर्म को भी हमेशा पूछा जाता है कि दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, इसको बोलते हैं इनहेलिनेशन। इनहेलिनेशन यानी कि युग्म विलोपन, इसको युग्म हमेशा हर साल अक्सर ये आता है, युग्म विलोपन क्या है इसको समझाइए एक नंबर में और बताइए। तो यह इसको हम बोलते हैं इनहेलिनेशन और युग्म विलोपन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन दोनों ही, यानी कि पॉजिट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन का निकल गया, विलोपित कर दिया, और किसमें बदल दिया, एनर्जी में बदल दिया। तो ये है आपका। अब इस चीज में हमने एक चीज देखी कि चार्ज हमने बताया था कि ना तो नष्ट हो सकता है ना ही चार्ज उत्पन्न हो सकता है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो सकता है। ये था आइंस्टीन से पहले की बात। इस बात को आइंस्टीन से पहले की बात बताते थे जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी नहीं दिखाई बताई थी। उसके बाद क्या बना, एक नई डेफिनेशन बन गई कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु उसे
युग्मों में उत्पन्न और नष्ट किया जा सकता है। तो यानी कि वो जब भी बनेंगे पेयर में बनेंगे, जब भी नष्ट होंगे पेयर में बनेंगे, पेयर में नष्ट होंगे। तो हमने युग्म विलोपन देखा है और देखा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में नष्ट हो गए हैं, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन नष्ट हुआ, साथ में आपका माइनस चार्ज और पॉजिटिव प्लस चार्ज दोनों ही खत्म होंगे, दोनों ही एनर्जी बनेगा, अकेला नहीं बनेगा। तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड का चार्ज क्या है, फिक्स रहा। कि हमने बताया था कि वर्ल्ड में अगर जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि 1 बिलियन नेगेटिव चार्जेस हैं, मैं मान लेता हूं, तो 1 बिलियन ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसमें से एटम बम फूट गया तो आपने देखा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही खत्म हुए, तो इसमें से 1/2 मैं कह रहा हूं पूरे खत्म हो गया, 1/2 कर दिया, 1/2 बिलियन। तो इस समय भी टोटल चार्ज तो उतना ही रहा ना, चार्ज में कमी नहीं आई ना, चार्ज तो उतना ही है। तो इसलिए ये होता है कि हमारा आवेश, संसार का आवेश संरक्षित है। उसके बाद है 1.5.3, यह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन नाम सुना हो सब बच्चों ने, क्वांटाइजेशन क्वांटिटी से बना है। क्वांटिटी क्या होती है? 1 2 3 4 सो ऑन, ये आपकी होती है क्वांटिटी। इससे चार्ज बना है। अब हम कहते हैं कि क्वांटिटी में कि किसी बॉडी से, कोई एक बॉडी है, इस बॉडी से हम जो चार्ज अगर निकालेंगे या चार्ज इसमें से मैंने चार्ज निकालेंगे इसमें से, तो या तो हम एक चार्ज निकालेंगे या 2 चार्ज निकालेंगे, 3 4 कुछ निकालेंगे, पर वो क्या होगा, 1 2 कुछ भी चार्ज निकाल सकते हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसमें से 1.2 चार्ज निकाल दें, 1.5 चार्ज निकाल दें। जब भी चार्ज निकलेगा तो वो उसका पूर्ण गुणज होगा, कंप्लीट नंबर होगा, दैट शुड बी, तो वो आपका कंप्लीट नंबर होगा। तो चार्ज हमेशा कंप्लीट नंबर में निकलेगा और कंप्लीट नंबर में ही आएगा किसी बॉडी में। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसको एक फॉर्मूला दिया गया है, Q = NE। अब Q क्या मतलब क्या है? किसी बॉडी पे टोटल चार्ज, दैट इज Q। ये बॉडी है, इस पे टोटल चार्ज क्या हो सकता है? मैंने कह दिया इस पे टोटल चार्ज Q हो सकता है। E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना होता है। N क्या है? N होता है 1 से लेके कोई भी इतनी सारी डिजिट, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखा है, अगर उस पर मैं कह रहा है कि 2 चार्ज उसमें से निकाल दिए हमने, इसमें 2 चार्ज निकाल दिए, 2 चार्ज निकाल दिए, तो यानी कि क्या करेंगे हम, उसका टोटल चार्ज कितना है, इसमें से कितना चार्ज निकल गया टोटल, वो निकलेगा Q होगा N = 2 रखो, E की वैल्यू जो आएगी वो रखो 2 × E, तो यानी कि Q = 2E। सिंपल तरीका है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं आपके, उसमें ये बताया गया है कि किसी बॉडी से जो चार्ज होता है वो अपनी पूर्ण संख्या में ही निकलेगा या आएगा ना। चार्ज को हम हाफ और पॉइंटों में नहीं लिख सकते, ठीक है। आपने युग्म विलोपन समझ लिया है, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है साथ में, युग्म उत्पादन। यानी कि पेयर प्रोडक्शन। ये भी आप देखेंगे बोर्ड में अक्सर आता रहता है। तो युग्म उत्पादन क्या होता है, इसमें क्या करा गया, एक प्लेटिनम की एक रॉड ली, उसमें कट लगाया और इधर से गामा रेज आई। गामा रेज
अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स होती हैं, वो आएंगी, वो आके यहाँ टकराई। टकराने के बाद क्या हुआ, हमने देखा कि इसका जो मास जो पहले था, लेट इट बी m1 था, इसके ऊपर हमने आधे कुछ देर तक हमने गामा रेज डालते रहे इस कट में, और उसके बाद अब जो देखा उसके बाद इसका मास क्या हो गया, m1 में प्लस हो गया कुछ, यानी कि उसका मास इंक्रीज हो गया, उसका मास अब बढ़ चुका है। अब मास बढ़ चुका है, ये मास कहां से आया, ये मास आया है आपका, जैसे बताया था ना, ये गामा रेज, व्हाट इज गामा रेज, गामा रेज है एनर्जी, गामा रेज आपकी एनर्जी, और ये जो आती हैं लगभग प्रकाश के वेग के बराबर से आती है। इसकी जो एनर्जी होती है वो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होती है, और वो आकर के टकराएंगी। टकराने के बाद ये इसमें आपका यहाँ पे चार्जेस बना देंगी, जितना नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव चार्ज बना देंगी, तो इसका वेट धीरे 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 क्या बढ़ जाएगा, इसका वेट बढ़ जाएगा, और यानी कि जो रॉड है हमारे पास, जो प्लेटिनम रॉड थी, ये हमने करके देखा, इसका वेट बढ़ गया। तो इस जो इंसिडेंट है इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, की एनर्जी को हमने मास में कन्वर्ट कर लिया, और पहले हमने देखा था मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है,